हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। तो आप सबके डाउट्स हम तक पहुंच गए हैं और ये सारे डाउट्स को एनालाइज करके आज हम लोग ये डाउट सेशन फिर से लगा रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ डाउट्स इस सेशन के बाद आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ आपके डाउट्स से जो एकेडमिक्स से रिलेटेड नहीं थे, मैं उनकी भी एक दो लिस्ट बना के लेके आया हूं। तो सेशन अगर एंड हो जाएगा टाइमली तो हम उनके ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर के एंड में आपके लिए एक गुड न्यूज भी है, ठीक है। तो आई होप आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो मेरी अगर आवाज आपको क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में दिल बना दो भाई, मुझे पता चल जाना चाहिए कि तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तो इस सेशन को चालू करते हैं अपन। हाँ भाई, आज चश्मा घर पे भूल गए हैं, आज थोड़ा सा चश्मा घर पे भूल गए, लेकिन दिखता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरली दिखता है। 0.5 का है यार, पावर 0.5 है, वो भी सिलेंड्रिकल, तो दूर पास की दिक्कत नहीं है। तुम लोग दिखाई दे रहे हो मुझको क्लियरली, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो भाई देखो, आपकी आवाज और हमारा जवाब, ठीक है ना। आप जो भी क्वेरी रेस करते हो हम तक पहुंच रही है, हर माध्यम से पहुंच रही है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि मैंने आपको रिप्लाई दिया या नहीं दिया। यार हजारों बच्चे हैं, मैं सबको नहीं रिप्लाई कर पाता हूं, बट बेटा जब भी मौका मिलता है ना, मैं बैठ के कमेंट्स देखता रहता हूं कि कुछ अच्छा काम की बात है जो हम नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं, तो मैं वो ले लेता हूं। कुछ लोगों को कमेंट रिप्लाई भी कर देता हूं, मतलब उनके मैसेज के डीएम्स के रिप्लाई कर देता हूं। तो कुछ लोग को नहीं कर पाता हूं, जिनको नहीं कर पाता हूं भाई उनको सॉरी। जिनको पहुंच जा रहे हैं भाई, आप लोग ऐसा ना सोचे कि आपको ही मैं करता रहूंगा जीवन भर। तो कई बार आप लोग मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं भी करूंगा, तो ये नहीं कि मैं इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे जैसे मौका मिलता है बच्चों, आप सबसे बात होती रहेगी, बिल्कुल भी निश्चिंत रहो, कोई टेंशन मत लो, है ना। और आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। चलिए भाई, तो जो ओवरव्यू है भाई, हमारे पास जो डाउट आया उसका अगर हम थोड़ा सा एक अंदाजा लगाएं कि क्या क्या मेजर डाउट्स आए हैं। तो पैराबोला को लेके कुछ डाउट आया है, मेजरली C13 C14 क्वेश्चन में डाउट आया है, इसको देखेंगे, इसके आसपास की चीजें और भी देखेंगे, ठीक है। ASTC रूल अभी भी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको भी एक बार देख लेंगे, सेकंड नंबर पे भाई ये भी। उसके बाद मॉड्यूल के B2 B7 B8 क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार। रेडियन डिग्री कन्वर्जन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये इतना क्यों डाउट कर रहा है, लेकिन फिर भी एक बार इसको वापस से रिपीट करेंगे। जीपी बॉल रिबाउंड प्रॉब्लम, ठीक है। देखो जीपी और बॉल रिबाउंड प्रॉब्लम एक्चुअली काइनेमेटिक्स में पूरा पूरा रिपीट होगा, फिर भी एक बार आपको शॉर्ट में ये बताता हुआ निकलूंगा आज, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर वही बात, काइनेमेटिक्स में मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको रिपीट किया जाएगा, बट शायद कुछ नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं जो ये डाउट बार बार पूछ रहे हैं, तो एक बार इनको भी ये बताते हुए कि करना क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेटा अगर यही चीज बार बार हर डाउट सेशन में आती रहेगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे मेरी जान। तो जो मेजर डाउट्स हैं जो हमें लेने ही थे वो ये टॉप के डाउट्स हैं। ये बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन बेटा फर्स्ट क्लास की चीज है, ये अभी तक आ रही है, इसको भी थोड़ा देख लेंगे। और साइन कन्वेंशन, वेक्टर्स, मतलब जो आपको अभी वेक्टर चैप्टर नहीं भी पढ़ाया गया है उसके बारे में मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शन को हम साइन के थ्रू देख सकते हैं, तो उसको लेकर कुछ बच्चों को डाउट है, तो वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ लिस्ट है, मैं लेके आया हूं अपने आईपैड में, दो चार बातें आपकी और मुझ तक पहुंची हैं, उनको भी। सर आपको मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया? ना मुझे मायोपिया है ना मुझे हाइपरमेट्रोपिया है भाई, मेरा सिलेंड्रिकल नंबर है। जैसे एक्सिस, एक किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर लाइट कम गिर रही है, इस वजह से हेडेक हो सकता है, इसीलिए वो चश्मा लगाया जाता है, सिलेंड्रिकल नंबर कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ, बाद में कितनी कॉपी बनानी है, डाउट की कॉपी बनानी है, मॉड्यूल की बनानी है, इस टाइप के टुच्चे डाउट्स भी आज हम लेंगे आखिरी में, ठीक है। बिल्कुल टेंशन ना लो। चलो आगे बढ़ेंगे भाई। देखो अगर आप डाउट पूछ रहे हो तो ही आपकी आईआईटी की तैयारी ठीक चल रही है, पहले भी बोल चुका हूं। तो वो बच्चे जो डाउट नहीं पूछ रहे हैं
वो भाई डाउट और पूछो। आप अपना डाउट नहीं डाल रहे हो, सोच रहे हो ठीक है बाकियों के डाउट पहुंच रहे हैं सर तक तो हमारा भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने भी डाउट हम तक पहुंचाओ। डाउट जितना अच्छे से आप क्लियर करोगे उतना आपकी तैयारी स्ट्रांग होगी। आईआईटी की तैयारी में कभी यह नहीं होगा कि 10 सवाल में देखो हमेशा 10 बन जाएंगे, हमेशा 4-5 छूट सकते हैं, ठीक है ना, कुछ सवाल छूट सकते हैं। उन सवालों को अगर तू क्लियर कर लेगा तो ही तेरी तैयारी मजबूत होगी, ठीक है ना। तो डाउट पूछना ही असली करेज है मेरी जान। चलो भाई देखो, जैसे कई बच्चों ने पूछा है पैराबोला समझ नहीं आ रहा है, एएसटीसी में कंफ्यूजन हो गया है, जीपी वाला बॉल प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, तो डाउट पूछोगे तो हम वो चीज क्लियर करते चलेंगे, आपकी तैयारी मजबूत बनेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले पैराबोला वाले पॉइंट को उठाते हैं। कुछ बातें जो मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं। भाई देखो कई बच्चों को ये डाउट आया कि सर पैराबोला का डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है, तो उसको पहले क्लियर करते हैं। अगर देखो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर टाइप का पैराबोला है, यानी कि वो कैसे ओपन होगा, ओपनिंग अपवर्ड। ओपनिंग अपवर्ड मतलब उसका जो मुंह होगा वो ऊपर की तरफ खुलेगा। ये हो गया कैसा पैराबोला, ये हो गया y इज इक्वल टू ax स्क्वायर टाइप का पैराबोला, ठीक है। a क्या है, a कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, a कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसे कहते हैं माउथ ओपनिंग अपवर्ड, तो ऊपर खुला हुआ पैराबोला ये है। डाउनवर्ड पैराबोला कौन सा है, इसी में माइनस साइन लगा दो, डाउनवर्ड हो जाएगा। उसके बाद राइट वाला पैराबोला कौन सा है, अगर इक्वेशन में y की जगह x का स्क्वायर हो जाए, यानी कि अगर आपको इस टाइप का पैराबोला दिखाई दे तो ये पैराबोला कैसा होगा, ये होगा x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर टाइप का। और एक्चुअली स्टैंडर्ड इक्वेशन आप पढ़ेंगे मैथ्स में आगे भी कि इसको ऐसे लिखा जाता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का एक स्टैंडर्ड पैराबोलिक इक्वेशन आपको पढ़ाया जाएगा। अभी अपन को इसमें जाने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे काम की चीज कितनी है कि x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर टाइप का पैराबोला, जिसमें x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर y क्या है, y का तो स्क्वायर है, अगर a पॉजिटिव है तो x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइटवर्ड खुलेगा। तो ये ध्यान रखना है, राइटवर्ड खुलेगा तो ये इक्वेशन, लेफ्टवर्ड खुलेगा तो ये इक्वेशन, ठीक है। ये सारी बातें आपके रिवीजन के लिए हैं। मैं नई स्लाइड लेके ये सारी बातें एक बार रिपीट कर रहा हूं, देख ले मेरी जान, एक बार देख। और यहां पे भी देखो लिखा हुआ है y का अगर स्क्वायर है तो पैराबोला लेफ्ट या राइट खुलेगा। तो अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो राइट खुलेगा, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट खुलेगा। सब लिख दिया मैंने यहां पे तेरे रिवीजन के लिए, सारी बातें लिख दी हुई हैं, एक बार पढ़ लेगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे पूछ रहे हैं कल टेस्ट है या नहीं है, उनको क्लास के एंड में एक सरप्राइज मिलेगा, ठीक है। चलो डाउट के लिए रोका हुआ है तुम लोग को, भाग जाओगे, तुम्हें मालूम है तुम लोग बहुत शैतान बच्चे हो। अभी कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ। तो इस बात जो यहां सारी बातें लिखी हुई हैं, ये आपके डाउट्स आए थे सर, मल्टीपल कॉन्सेप्ट दिक्कत आ रही है, जैसे पैराबोला हो गया। उसके बाद मॉड्यूल में अब ये देखो A1 से A17 वाले APGP वाले बच्चे हैं, इनको भी मैं आखिरी में कैटर कर लूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एक बात समझो, यहां पे मैंने आपको 4 टाइप के पैराबोला पढ़ाए। पहला देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे बेसिक, मतलब ये इतना बेसिक है कि मैंने a की जगह वैल्यू क्या रखी है 1, ठीक है ना। इसकी जगह क्या बन सकता था, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर भी बन सकता था। इन बातों को भी मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है। क्या बताया था, देखो पहले तो इस टाइप का पैराबोला कैसे बनता है, अपन को क्या ध्यान रखना है कि अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा। ये देखते हुए यहां से पैराबोला क्रॉस होगा और बिल्कुल सिमेट्रिक बनेगा, x की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही नेगेटिव वैल्यू पे सेम y मिलेगा, तो ये एकदम सिमेट्रिक ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आ गया पैराबोला मेरी जान। अब ये पैराबोला आ गया, अगर मान ले ये पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर कोएफिशिएंट बढ़ेगा तो ग्राफ और ये पैराबोला और क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये बात बताई हुई है मैंने ऑलरेडी, ठीक है ना, ये बात समझ में आती है। इसके साथ साथ 3 और पैराबोला बताए थे। क्या बताए थे, फटाफट से देख ले एक बार शॉर्ट में। y इज इक्वल टू नेगेटिव ax स्क्वायर है, जिसमें a क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर है, a क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ जो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर ऊपर में बन रहा था, माइनस ax स्क्वायर नीचे में बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा, सिंपल एज दैट, क्लियर है। इसके बाद देख, अगर कोई बोल दे x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, अब ये कैसे बनेगा, तो मेरी जान ये ऐसे बनेगा, देख ये ऐसे बनेगा। वाई स्क्वायर का ग्राफ है तो पैराबोला राइट में या लेफ्ट में मुंह खोलेगा, अगर पॉजिटिव है तो राइट में खोलेगा, अगर नेगेटिव है तो जैसे कि x इज इक्वल टू माइनस
ए वाई स्क्वायर है तो कैसे मुंह ओपन होगा इसका? ये ए क्या है सर? अरे ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, x इज इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है ना। तो इसका मुंह कहां खुलेगा? इसका मुंह लेफ्ट में खुलेगा। देख, ये सारे टाइप के पैराबोला हो गए, शेप समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद इस पैराबोला की कहानी में एक और चेंज, एक और ट्विस्ट। जैसे कि सर मान लो सर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू लेट्स से 4x स्क्वायर। तो सर अगर मैं इसमें मान लीजिए मैं -2 लगा दूं, यहां पे भैया -3 लगा दूं, तो क्या होगा भैया? तो मैंने आपको बताया था अगर आप y में कोई चेंज करते हो तो ग्राफ को वो ऊपर या नीचे ले जा सकता है, अगर x में कोई चेंज करते हो तो वो राइट या लेफ्ट ले जा सकता है। जिसमें अगर माइनस होगा तो वो ग्राफ ऊपर ले जाएगा, यहां पे माइनस होगा तो ग्राफ को राइट ले जाएगा। तो ये ग्राफ एक्चुअली कैसे बनने वाला था? अगर ये माइनस नहीं होते दोनों के दोनों तो ग्राफ बनता y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर की तरह। तो वो ग्राफ ऐसा बनता, ये हो गया y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का ग्राफ। लेकिन मैंने क्या चेंजेस कर दिए? मैंने y में 2 घटा दिया और x में 3 घटा दिया। मतलब ये ग्राफ को पहले हमें 2 यूनिट ऊपर खींचना है, इस ग्राफ को हमें 2 यूनिट ऊपर खींचना है, 2 यूनिट, और उसके बाद इस ग्राफ को 3 यूनिट राइट में ले जाना है। मतलब यहां से 3 यूनिट राइट में ले जाएंगे तो फाइनली ये ग्राफ जो बनेगा, मेरी जान थोड़ा मोटा ग्राफ बना रहा हूं, देखता जा, ये ग्राफ बनेगा यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल ग्राफ। दिस इज योर ग्राफ y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख एक बात इससे याद रखना कि ये जो वर्टेक्स है, अब ये वर्टेक्स देख कितना होगा, ये y की वैल्यू कितनी है 2 और ये x की वैल्यू कितनी है 3, तो ये वर्टेक्स हो गया 3,2। तो जो भी x के साथ होगा, जो भी y के साथ होगा, उससे हम डिसाइड करेंगे वर्टेक्स क्या होगा। मतलब अगर जनरल इक्वेशन बोलूं y माइनस a इज इक्वल टू लेट्स से सम कांस्टेंट इनटू x माइनस b का होल स्क्वायर, तो वर्टेक्स क्या होगा मेरी जान? वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स विल बी, इसको जीरो कर, x माइनस बी को जीरो कर, कितना आएगा? x इज इक्वल टू बी आएगा, ठीक है। और y माइनस ए को जीरो कर, कितना आएगा? y इज इक्वल टू ए आएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या लिखना है? वर्टेक्स लिखना है b कॉमा ए, सिंपल। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, मतलब नेगेटिव साइन क्यों है? नेगेटिव साइन बस शिफ्ट शो कर रहा है, हमें ये वैल्यू पकड़नी है b और a, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे मैंने 2 यूनिट y में चेंज किया, 3 यूनिट x में चेंज किया, तो ग्राफ ऊपर गया 2 यूनिट और राइट साइड गया 3 यूनिट, तो कहां आ गया वर्टेक्स? 3,2 पे। तो ये देख, यहां से 3 पकड़ ले, यहां से 2 पकड़ ले, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरी जान, जल्दी बताइयो आंसर इसका, जल्दी बताइयो। y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। जल्दी से इसका वर्टेक्स बता, जल्दी से इस ग्राफ, इस पैराबोला का वर्टेक्स बता दे भाई, इस पैराबोला का वर्टेक्स बता दे, इस पैराबोला का वर्टेक्स बता दे भाई। इस पैराबोला का वर्टेक्स बता दे। इसका वर्टेक्स होगा, इसका वर्टेक्स अगर ढूंढना है तो क्या करेंगे? x माइनस 4 को 0 रखेंगे, x आ जाएगा 4, और y प्लस 1 को 0 रखेंगे, क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? देख इसको, देख इन दोनों को देख, क्या आ जाएगा? 4, -1। क्लियर है? वर्टेक्स पता चल गया क्या? ठीक है, अगर वर्टेक्स समझ में आ रहा है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं मॉड्यूल के सवाल ले रहा हूं भाई, अब मैं मॉड्यूल के वो सवाल ले रहा हूं जिसमें तुम्हें डाउट था, ठीक है। देखो मॉड्यूल के वो सवाल जहां तुम्हें डाउट था उसको ले लेते हैं भाई, ठीक है। मॉड्यूल का C13 C14, ठीक है। अब सबसे पहले देख, मैंने देखो पहले थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज करा दी, अब मैं सवाल बता रहा हूं भाई। अब मैं कर रहा हूं सवाल C13, ठीक है। सवाल C13 क्या लिखा हुआ है यहां पे? सवाल लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये सवाल लिखा हुआ है, बोल रहा है कौन सा ग्राफ बनेगा। अब सारे ग्राफ को एक बार ध्यान से देख, क्या क्या बनाया हुआ है उन लोगों ने, क्या क्या बनाया हुआ है देखता जा। एक बार शॉर्ट में बना रहा हूं जल्दी जल्दी। एक ये बना दिया, उसके बाद दूसरा ग्राफ ये बना दिया, देख ये बना दिया, उसके बाद तीसरा ग्राफ भाई ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ग्राफ, ये हो गया सेकंड ग्राफ, ये हो गया थर्ड ग्राफ,
अब फोर्थ की जगह नहीं है, मैं यहां बना दे रहा हूं फोर्थ ग्राफ। फोर्थ ग्राफ कहां गया? हाँ ये रहा भाई, तो ये रहा फोर्थ ग्राफ। देखो भाई ये हो गया फोर्थ ग्राफ, ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ ग्राफ। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है। अब देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनो। या तो हम कुछ ऐसा करें कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले जाएं, या तो कुछ ऐसा करें ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर आप चेक करोगे भाई, जिनको डाउट नहीं है, हो सकता है कुछ बात समझ में आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा पता चल जाए। 1 घंटे का सेशन है, देख लो। अगर लग रहा है कि नहीं ये तो पूरा ही समझ में आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है मेरी जान, बहुत ध्यान से सुनो। अब जिनको लग रहा है कि यार इसको कैसे प्लॉट करेंगे, सर ने बताया ही नहीं है, तो क्या करना है ध्यान से समझो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको मैं इक्वल टू 0 कर दूं, यानी कि मैं y को 0 कर रहा हूं। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं, यानी कि मैं y को 0 कर रहा हूं। और अगर y को 0 करने के बाद, अगर y को 0 करने के बाद मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करके 2x की वैल्यू मिल जाती है, रियल रूट्स मिल जाते हैं, मतलब 2x की वैल्यू पे y 0 होगा। अब जैसे कि ध्यान से देख मेरी जान, ये क्या कह रहा है ग्राफ? ये कह रहा है ग्राफ कि कभी भी y 0 ही नहीं होगा। देख ये ग्राफ कह रहा है कि y कभी भी 0 ही नहीं होगा। ये ग्राफ तुम्हारा घूम के चला गया, इसने कभी y को 0 होने ही नहीं दिया। ये ग्राफ कह रहा है हाँ भाई y 0 होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, बहुत बढ़िया। ये भी ग्राफ कह रहा है हाँ भाई y 0 हो जाएगा, y को 0 कर लेंगे, एक यहां 0 कर लेंगे, एक यहां 0 कर लेंगे। ये ग्राफ कह रहा है हाँ भाई y कभी भी 0 नहीं होगा। ये सारी बातें ये ग्राफ आपको चीख चीख के बता रहे हैं। अब आपको सवाल क्या सॉल्व करना था, दिमाग क्या लगाना था इसके अंदर? या तो ये इक्वेशन अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग फंस जाए। सर कौन सा एडजस्टमेंट? कि कुछ इस टाइप से फंस जाए कि y माइनस ए इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे फंस जाए। उसके लिए मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता, वो नहीं हो पा रहा है। सर क्यों नहीं हो पा रहा है? बेटा देख 2 इंटू 1 करेगा तो 2 आएगा, और 3 को कैसे तोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? इसको तोड़ सकते हैं क्या? अरे तोड़ सकते हैं, आई गेस तोड़ ही सकते हैं ना, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, तोड़ लो। तो ये फैक्टराइजेशन करना है, बेसिकली क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में जाएंगे दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ जो 2 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बहुत सारी इसके अंदर। तो इन सब से बचने के लिए मेरे पास सिंपल तरीका है। क्या करना है? ये क्वाड्रेटिक है, इसको मैंने क्या बोल दिया कि भाई तू इक्वल टू 0 हो जा, और इक्वल टू 0 होके एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं अगले पेज पे सॉल्व कर ले रहा हूं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज आराम से हो गया, 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 प्लस इधर से क्या कॉमन आ गया, 1 आ गया कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आ गया 2x प्लस 1 और आ गया भाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया? -1/2 और -1। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई देखो आपने y को 0 कर लिया, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर थी? ये y के बराबर थी। अगर आपने y को 0 कर लिया तो x इज इक्वल टू -½ पे और x इज इक्वल टू -1 पे y 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये सारे ऑप्शन चेक करोगे तो हमें नेगेटिव x के लिए y 0 करना है। इस वाले में y 0 हो रहा है, बट ये दोनों के दोनों पॉजिटिव x में आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव x में आ रहे हैं। तो y 0 इसी ग्राफ में हो रहा है, ओनली फर्स्ट ग्राफ में, और वो भी कहां हो रहा है? नेगेटिव x पे हो रहा है। तो ये प्रोबेबली -½ होगा और ये प्रोबेबली -1 होगा। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए जिन पे y 0 हो रहा है। और कैसे मिले? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके मिले। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या भाई? अगर एक बार समझ में आ गया हो तो जल्दी से क्लियर लिख दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। C13 समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाऊं। मक्खन ये मेरे को लग रहा है टीसीएस सर की क्लास से आ रहा है मक्खन, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगले डाउट पे जाने के पहले मेरी जान जल्दी से देख,
जल्दी से, आज टाइम भी थोड़ा कम है क्योंकि आज तुम्हारे सिट भैया का भी सेशन लगा हुआ है, तो तीनों डाउट सेशन लगाने के चलते तुम लोग को लोड नहीं देना चाहते, इसलिए सेशन को 1 आवर का रखा हुआ है, सिर्फ 1 घंटे का रखा हुआ है। चलो बहुत जल्दी C14 भी देखेंगे, इसी तरीके से C14 को भी देखते हैं फटाक से। C14 का क्या सवाल था भाई, C14 में क्या सवाल था, बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, C14 को भी देख लेते हैं। C14 तो बहुत ही मक्खन क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसको तो मतलब देखो आप, ये तो ऐसे ही निपटा दोगे। क्या करना है, इस वाले 2 को, क्योंकि ये 2x के साथ नहीं है तो इसको ले आओ इधर, y माइनस 2 कर लो इज इक्वल टू 2x माइनस 1 कर लो। अरे भाई यार कितना सिंपल हो गया, मतलब अब हमें तो पता ही चल गया कि हमारे जो पैराबोला का वर्टेक्स होगा, पहले तो देखो कौन से टाइप का पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का पैराबोला है, मतलब ऊपर खुलेगा मुंह इसका, और वर्टेक्स कहां आएगा, y इज इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1, तो 1,2 पे यहां कहीं वर्टेक्स आएगा और पैराबोला कुछ इस स्टाइल से बनेगा। यह आ गया बेटा क्या, 1,2। डाउट हो रहा है तो ऐसे देख, ग्राफ को मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर खिसकाना है, क्यों, y माइनस 2 है इसलिए, तो इसको बेटा अपने को 2 यूनिट ऊपर खिसकाना है, उसके बाद राइट खिसकाना है क्योंकि यहां पे x माइनस 1 है, तो इसको राइट खिसका दे बाद में, कितना, 1 यूनिट, तो ऐसा ग्राफ आएगा। ये दो यूनिट ऊपर खिसका, 2 यूनिट ऊपर खिसका, 1 यूनिट राइट खिसक गया, आ गया ग्राफ, आ गया आंसर। क्लियर है क्या, क्लियर है तो बताते चलो भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी, इसका आंसर आ जाएगा बी। सर अब आप तो कह रहे हो ऐसा बनेगा, लेकिन सर वो जो बुक है ना सर, वो बुक में सर उन्होंने ऐसा बनाया है सर, इसको काटा नहीं सर। अरे यार इसको तू लेके जाएगा कहीं ना कहीं तो वो कटेगा ही भाई। तो ये नहीं देखना है, आइडिया क्या देखना है कि भाई ग्राफ शिफ्ट कितना हुआ। तो अगर बुक वालों ने ऐसा बना दिया है और मैंने ऐसा बना दिया है तो कोई पाप नहीं हो गया है, सब सही है। मतलब ये बस वर्टेक्स को चेक करना है, ये कितने पे है, 1,2 पे, ठीक है। चलो अब अगला सवाल, एक बार आगे बढ़ते हैं भाई। यार ये क्वाड्रेंट और एएसटीसी ने भाई बहुत जान खा रखी है, इसको एक बार फिर से बता देते हैं। यहां पे आपके लिए नोट्स लिखे हुए हैं, सारे के सारे पढ़ लेना। 0 से 90 डिग्री में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट सब पॉजिटिव होता है मेरी जान। 90 से 180 में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए कोसेक भी पॉजिटिव होता है, कॉस टैन कॉट सेक नेगेटिव होता है। लिख दिया मैंने सारी बात, फिर भी बार बार बच्चे एएसटीसी रूल पूछ रहे हैं। प्लीज भैया प्लीज एक बार एएसटीसी रूल और बता दीजिए, तो जल्दी से सुन लीजिए भाई क्या होता है। देखो भाई एक बार फिर से सुन लो, वैसे जितना मैं अभी बताऊंगा उससे ज्यादा अच्छे से मैं लेक्चर में बताया हुआ है, तो एक बार जाके सुनो फिर से। ये फर्स्ट एंगल इस डायरेक्शन में नपता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं रोमन नंबर में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है भाई। और एंगल यहां से नपेगा। अब अगर आपने एंगल नापा है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है कोई, ठीक है, तो अगर आप इस एंगल का मतलब इस थीटे का चाहे साइन लो, चाहे कॉस लो, चाहे टैन लो, चाहे कोई भी रेशो लो, वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। अगर आपने मान लीजिए कोई एंगल नापा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, है ना, जैसे मैं एक बार नाप के लिए दिखा देता हूं आपको कि आपने ये एंगल नाप लिया, लेट से एंगल का नाम अल्फा रख लेते हैं। तो अगर आपने अल्फा ले लिया तो अगर आप साइन ऑफ अल्फा लिखेंगे तो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। क्यों मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, एंगल यहां से नप के सेकंड क्वाड्रेंट में जा चुका है, मतलब एंगल 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। उसके अलावा जो कॉस अल्फा आएगा वो नेगेटिव होगा, और टैन अल्फा जो आएगा वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि साइन बाय कॉस ही टैन होता है। क्लियर है, क्लियर है। अब इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल आ जाएगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल होगा तो मेरी जान, ये कलर यूज हो चुका है, इसको हटाओ, ये ले लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल होगा तो क्या होगा, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, टैन पॉजिटिव। सर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे पहचानेंगे, अरे मेरी जान ये बताया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 टू 180, थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो 180 270, फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो 270 से 360। क्लियर है, चले आगे बढ़े, ठीक है।
तो ये हो गया क्वाड्रेंट सिस्टम भाई। इस वाले क्वाड्रेंट में सारे रेशो पॉजिटिव, इसमें सारे साइन और कॉसेक को छोड़ के सारे नेगेटिव, इसके अंदर टैन और कॉट को छोड़ के सारे नेगेटिव, इसके अंदर कॉस और सेक को छोड़ के सारे नेगेटिव। ठीक है, चलो अब आ गया क्या है ये B2 B7 B8। ठीक है, अब ये B2 B7 B8 ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिख दी हैं यहाँ पे, इनको आप रिवाइज कर लेना। एक बार मैं सवाल उठा के जल्दी सॉल्व कर देता हूं, उनको देख लो आप। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर B2। भाई B2 क्या कह रहा है, देखो B2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर B2 कह रहा है साइन ऑफ 75 डिग्री। अब देखो साइन ऑफ 75 डिग्री की बात हो रही है। अब कई बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं, ये 75 डिग्री को तोड़ेंगे कैसे। अरे यार ये ऐसे तोड़ना है जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। जैसे कि एक बालक ने क्या करा, एक बालक ने इसको लिख दिया साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और बोला सर आपने सिखाया था साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, तो इसको सर मैं कॉस 15 डिग्री लिख लेता हूं। अब सर आंसर कैसे आएगा, अरे नहीं आएगा, क्योंकि तेरे को कॉस 15 डिग्री तो पता ही नहीं है, तो तूने तोड़ के कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया भाई। समझ रहे हैं बात को। तो वो करना है जो तुझे आसान बनाए, जो चीजों को आसान बनाए। ठीक है, तो आसान कैसे बनेगी चीजें, आसान ऐसे बनेगी मेरी जान। अब देख, हो सकता है तेरे को यहां के बाद चमक जाए कि यार अब कॉस 15 नहीं आ रहा, एक काम करते हैं मैं कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ले लेता हूं, तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। तू ये करेगा तो भी सही है, लेकिन अगर तेरे को यहां बत्ती जल रही है तो तेरी बत्ती यहां भी जल जानी चाहिए थी कि यार इसी को मैं साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ले लेता हूं, काम बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या, देख बहुत बढ़िया से, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या होता है मेरी जान, देख साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। देख शॉर्टकट में लिख दिया मैंने कॉस और साइन को, ताकि जगह थोड़ी बच जाए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब देख साइन 45 कितना होता है मेरी जान, 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2, साइन 30 कितना होता है मेरी जान, साइन 30 होता है 1/2। इनको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। ठीक है, अब आंसर किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देख आंसर भी इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आंसर तो क्लियर कट 1 आ रहा है, इसका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है ना, क्लियर है। चल भाई बहुत बढ़िया, ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मेरी जान। अगला सवाल देख, अगला सवाल था अपना कौन सा था B2 के बाद, B7 B8। ठीक है, अब देख, अब ले रहा हूं भाई मैं B7, क्वेश्चन नंबर B7 देख भाई। ये सारे मियाऊ वाले लड़के जो है ना भाई, इनको लटका देंगे एक दिन। भाई मैंने सिट भैया से कोई पैसा वैसा नहीं लिया भाई, उनको बोलो मेरा उधार है उनके ऊपर। ठीक है, मैंने नहीं ले रखा किसी से। चलो, अरे यार ये देखो यार, ये cos 75 बता दो वाली जनता कहां से आ जाती, समझ नहीं आ रहा। अरे यार अभी sin 75 बताया मेरी जान तुझे, तो cos 75 में कौन से बहुत बड़े पहाड़ टूटने वाले हैं तेरे ऊपर, लिखना मेरी जान 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लिखना भाई, लिख ले एक बार। cos A प्लस बी, cos A cos B माइनस sin A sin B हो गया। ले कितना हो गया, 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, खत्म, खेला खत्म। √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2। क्या है भाई इसमें, भाई मैं सिर्फ बिटकॉइन में डील करता हूं, मैं से डॉलर वॉलर की बात मत किया करो। ठीक है, अच्छा ये देखो, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कभी अगर ऐसा आ जाए साइन ऑफ लेट से 50 डिग्री आ जाए तो क्या करेंगे। भाई देखो, अगर आप उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसे सवाल नहीं आएंगे जो ब्रेक नहीं होंगे। और हम क्यों सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स में यूज करने के लिए। फिजिक्स में तो पक्का ही ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपसे ना टूटे। फिजिक्स में आएंगे बेसिक एंगल, 30, 60, 120, 150, इस टाइप के एंगल आएंगे। सर आपकी शादी हुई है क्या,
अब तुम लोग गैस करो, तुम लोग गैस करते रहो भाई, खेलते रहो। चलो अगला सवाल B7। अरे यार B7 भी बहुत टुच्चा सवाल है यार। B7 क्या सवाल है ये देखो, B7 का सवाल देखो यार, B7 वाले ये देखो, साइन पूछ रहे हैं 15 डिग्री का। अरे भाई साहब क्या करेंगे, साइन 15 डिग्री को लिख लेंगे, साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। लो खेला खत्म हो गया भाई, सॉल्व करो, मौज करो, घर जाओ। ठीक है चलो, साइन 15 डिग्री खत्म, इसको मैं आगे नहीं करूंगा भाई। अब B7 B8, अब देखो जो B8 पूछ रहा है भाई, जो ये B8 पूछ रहा है, ये लग रहा है पिछले डाउट सेशन में नहीं देखा था। मैंने क्लियरली बोला था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये कौन सा मिनट है, ये समय वाला मिनट नहीं है, एंगल वाला मिनट है। ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो जिस प्रकार से 1 घंटे में 60 समय वाले मिनट होते हैं, 60 समय वाले मिनट होते हैं, और 1 मिनट में, 1 समय वाले मिनट में 60 समय वाले सेकंड होते हैं, उसी प्रकार से डिग्री में भी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं भाई। ये वही बात लिखी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला काम तो निपट गया अपना, बी वाला सेगमेंट तो निपट गया। अच्छा एक बात और, अब कुछ चीजें जो मैं क्लास में बता देता हूं, तुम लोग फिर वही पूछते रहते हो। जैसे कि मैं बता चुका हूं, C1 वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें शायद इंटरसेप्ट -1/3 दिया हुआ है, बट मैंने बोला था क्लास में -1/4 आएगा, फिर भी बच्चे पूछ रहे हैं, बिना लेक्चर देखे चले आते हैं। ये गलत है, ये सही है। यही था ना सवाल, यही सवाल था शायद। सी कहां गया? नहीं, C2 था, C1 नहीं था, C2 था, C2 वाला सवाल था ये। ठीक है, वाह भाई वाह, कुछ बालक लोग सवाल लेके आए हैं। A1 2 3 4 5 6। बेटा IIT का एग्जाम भी मैं ही दे आता हूं ना यार, तू क्या कर रहा है? चलिए आओ आगे। भैया रेडियन डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है, थोड़ा जनरल एंगल के बारे में बता दीजिए। देखो भाई, बहुत सिंपल सा नियम है, याद रख लो, बहुत सिंपल नियम है। 2 पाई में एक पूरा गोला बनता है, एक गोले में 360 डिग्री होते हैं। तो बेटा पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। ठीक है, यही याद रख लो, यही मूल मंत्र है। अब तुम बोलोगे सर हमको मान लो 30 डिग्री निकालना है, तो बेटा दोनों साइड 36 से डिवाइड कर दो, ये 30 डिग्री बन जाएगा, ये π/6 बन जाएगा। तो 30 डिग्री हो गया π/6, 45 डिग्री हो गया π/4, 90 डिग्री हो गया π/3। ये देखो यहां से चालू करो, 180 तुम्हें पाई है, ये याद रहेगा। अब 180 को डिवाइड बाय 2 कर लो तो क्या हो जाएगा 90, तो ये देखो π/2 हो गया 90। ठीक है, 180 को डिवाइड बाय 3 कर लो तो 60 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 कर लो तो π/3 हो जाएगा। अब यही तो याद रखना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक बना के दे दिया हूं, क्या दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बस ये मूल मंत्र याद रखो। अब उसके बाद भी अगर दिक्कत हो रही है तो देखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तुम लोग एकदम बच्चे वाली चीज बता देते हैं। अब देखो, अगर तुम्हें 1 रेडियन निकालना है तो बेटा मेरी जान, ये पाई को वहां डिवाइड में लेके जाओ। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया आपने काम किया बेटा। ये हो गया 180/पाई डिग्री हो गया, बहुत बढ़िया। अब बेटा अगर आपको x रेडियन को डिग्री में करना है तो x मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ मेरी जान, दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 180x/पाई डिग्री। बस यही तो खेला खेलना है कि अगर रेडियन को डिग्री में ले जाना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर डिग्री को x डिग्री को आपको ले जाना है रेडियन में तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। याद रख ले भाई, प्लीज 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 याद रख ले भाई। चलो ठीक है, तो अच्छा एक बात और, क्या, हाँ जनरल एंगल की बातें भी बता देता हूं भाई। जनरल एंगल में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है जनरल एंगल। बातें समझो एक बार ध्यान से जरा। ये अगर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरी जान, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो देखो
ये आपका क्या होता है, यहां से एंगल नपना चालू होते हैं यहां से, तो इसको 0 बोलो, 0 आगे गए π/2 मतलब 90 डिग्री, फिर आगे गए पाई आ गया, फिर आगे गए 3π/2 आ गया, फिर आगे गए 2π आ गया। तो ऐसे करके अगर आप आगे जाते जाओगे तो एक बात समझ में आ जाएगी कि हमेशा इस वाली एक्सिस पे इवन पाई ही आता है। 2π के बाद अगली बार 4π आएगा, फिर अगली बार 6π आएगा। तो इस एक्सिस का जनरल नेम क्या रख दिया हमने, इवन पाई। अब इधर जैसे पाई आया है तो अगले राउंड में इधर क्या आएगा पता है, इधर आएगा 3π। बात समझ रहे हो, 2π प्लस पाई कितना हो गया 3π। ऐसे यहां पे फिर आएगा 5π। इसीलिए इस एक्सिस का जनरल नाम क्या रख दिया हमने, ऑड पाई। ठीक है, अब अगर देखो कभी तुम्हें क्वाड्रेंट समझना हो तो अगर कोई बोल दे कि लेट्स से साइन ऑफ 36π प्लस थीटा की वैल्यू बताओ, तो तुम्हें क्या देखना है, अच्छा जी ये अपना इवन पाई है, इवन पाई से ये अपना इवन पाई है, इवन पाई में कुछ जोड़ेंगे तो कहां जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस लिख लो, साइन लिख लो और यहां थीटा लगा दो, बस खेला खत्म। एक बच्चे का कमेंट देखा मैंने, शायद यहीं कहीं लिखा भी होगा, रुको अभी यहीं कहीं लिखा भी होगा, मैंने देखा था, कहाँ गया, चलो शायद नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो बताएंगे। अभी वो बच्चे ने क्या पूछा, देखो वो बच्चा कह रहा है कि सर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा को सर बता दिए माइनस कॉस थीटा, ये कैसे होता है। अरे बालक, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस का हमने नेगेटिव कर दिया और कॉस का कॉस बना रहता है और थीटा का थीटा आ जाएगा। अब तुम भाई यहां से सोच रहे हो, एकदम गधे लोग, यहां से सोच रहे हो कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लिखते हैं प्लस साइन थीटा। तो यार हमने साइन की जगह बस कॉस कर देंगे तो आंसर मैच कर जाएगा, ऐसे नहीं होता है। कॉस लगाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव लाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। चलिए अब जनरल एंगल में देखो, ये इवन पाई हो गया, ये ऑड पाई हो गया। तो कभी भी अगर इवन पाई दिख रहा है मतलब हम कह सकते हैं दिस एक्सिस इज 2n पाई, मतलब इवन पाई। ये एक्सिस कौन सी है, दिस इज 2n + 1 पाई, यानी कि ऑड पाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। इन्हें हम कहते हैं जनरल एंगल और इनसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है। अब जैसे कि ये वाला क्या था, 4n + 1/2, 4n + 1 π/2, और ये वाला क्या था 4n - 1 π/2। दोनों ही ऑड π/2 हैं, दोनों ही ऑड π/2 हैं। ये भी ऑड π/2 है, ये भी ऑड π/2 है और ये भी ऑड π/2 है। अब लेकिन जब दोनों ही ऑड π/2 है तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो एक 4 की टेबल में +1 वाला है, एक 4 की टेबल में माइनस वाला है। मतलब अगर ये π/2 है तो अगला नंबर यहाँ क्या आएगा, अगला नंबर आएगा यहाँ पे आएगा 5π/2, 5π/2। अगला क्या आएगा, यहाँ आएगा अगला 9π/2, अगला क्या आएगा 13π/2। ये देख ऑड π/2 चल रहे हैं। और नीचे क्या आएगा, नीचे देख, नीचे आ गया 3π/2, अगला क्या आएगा 7π/2, अगला क्या आएगा 11π/2। ये भी ऑड π/2 है, लेकिन ये 4 की टेबल में एक कम वाले हैं और ये 4 की टेबल में एक ज्यादा वाले हैं। ये जनरल एंगल है बेटा। लाडले बहुत आ गए भाई कमेंट में, लाडले बहुत आ गए। चलिए अब ये देखो, इस बात पे एक बार और गौर करते हैं जीपी वाली प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो जीपी और बॉल रिबाउंड की प्रॉब्लम बहुत सिंपल थी, उसका मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया तुम्हारे रिवाइज करने के लिए, जीपी के फॉर्मूले भी लिख दिए यहाँ पे। एक बार मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं, देख लो भाई, एक बार प्लीज देख लो। जीपी के अंदर क्या होता है, अगर मान लो कोई जीपी है, जैसे ए है, a × r है, a × r² है, टक 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 आगे। तो अगर इफ मॉड ऑफ r, ठीक है, अगर मॉड ऑफ r जो है ये <1 होगा, अगर <1 होगा तो हम क्या लिखेंगे, बेसिकली नंबर छोटे होते चले जाएंगे, नंबर छोटे होते चले जाएंगे। तो छोटे होते चले जाएंगे तो अगर इनका सम निकालना है, मतलब अगर ये सबको ऐड करना है, तो एक फॉर्मूला दिया है कब तक के लिए, अगर ये टर्म्स इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तब तक के लिए। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 - r, बस ये हो गया। सर एग्जांपल दे दीजिए। अरे देख एग्जांपल देख, मान ले क्वेश्चन है, पहला टर्म है लेट्स से 12, लेट्स से दूसरा टर्म है लेट्स से 4, लेट्स से हाँ 4, ठीक है ना, हाँ दूसरा टर्म 4 है, ठीक है,
तीसरा टर्म हो गया लेट्स से 4/3, ऐसे आगे चल के आगे टर्म्स आती जाएंगी। तो देख इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हो गया 12। अब दूसरा टर्म मतलब कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज 4/12, दैट इज 1/3। तो ये ऑब्वियसली 1 से छोटा है, तो हम इसमें इंफिनिटी तक के टर्म्स की सम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सम टिल इंफिनिटी टर्म विल बी a डिवाइड बाय 1 माइनस r, क्या वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3, क्या आ जाएगा 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, क्या आ जाएगा भाई 6, 6 इंटू 3 18, तो आंसर आ गया 18। अगर आप ना मानो मेरी बात तो इस टर्म को कैलकुलेटर में ऐड करते चले जाओ, 12 + 4 16, 16 + 1.333 17.333, आप आगे जाओगे टर्म इतनी छोटी होगी कि वो ऐड हो के भी 18 को कभी क्रॉस ही नहीं करेगी। ठीक है, चलिए हाउ टू डिसाइड क्वाड्रेंट बता दिया मैंने। अगर मैंने बता दिया, अगर इवन पाई, ये देखो इवन पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इवन पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, इवन पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया क्वाड्रेंट का खेल। और ऐसे ही यहां पे अगर प्लस करोगे तो ऑड पाई बाय 2 मतलब 4n + 1 π/2 में प्लस करोगे तो सेकंड में कूदोगे, और अगर माइनस करोगे तो कहां कूदोगे, फर्स्ट में कूदोगे, नेगेटिव। सेम ऐसे ही इसमें भी है, अगर प्लस थीटा लगाओगे इसमें तो आप फोर्थ में चले जाओगे, अगर माइनस थीटा लगाओगे तो थर्ड में आ जाओगे। जनरल एंगल याद रखो, प्लस माइनस थीटा याद रखो, बस। चलिए आ जाते हैं वापस से रिबाउंड वाली प्रॉब्लम पे। अब एक बार रिबाउंड वाली प्रॉब्लम को वापस से देखो बेटा, क्या हो रहा है। अगर मैंने मान लो किसी एक ऊंचाई से, मान लेते हैं मैंने आपको यहां जनरल टर्म लिख के दिया हुआ है, तो मैं इसी एक्सप्रेशन को समझाता हूं क्या लिखा हुआ है। अगर मान लो किसी h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल नीचे आएगी, टक 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 आ गई, और टकराने के बाद बोला गया है कि वो कोई e टाइम्स ऊपर चली जाती है। मतलब अगर पहली हाइट h थी तो दूसरी हाइट e टाइम्स h हो जाएगी, जिसमें e 1 से छोटा नंबर है। जैसे कि ऐसा बोल दिया जाए कि एवरी टाइम बॉल हिट द ग्राउंड इट गोज टू हाफ द हाइट, मतलब पहली हाइट अगर h होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी मेरी जान h/2, तीसरी हो जाएगी जब h/2 से वापस गिरेगी तो वो हो जाएगी h/4, ऐसे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए मान लो अगर पहला नंबर h है तो बॉल जब टकराएगी और ऊपर जाएगी तो वो लेट से कितने ऊपर जाएगी, h × e। अब देखो अगर h × e चली गई, h × e चली गई, या e टाइम्स h लिख देता हूं, इसको ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर इसको लिख देता हूं e टाइम्स h, ठीक है। अब बॉल यहां पहुंच गई है तो बॉल यहां से गिरेगी तो सही ना, तो बॉल वापस कितना गिरेगी, e टाइम्स h गिरेगी, और वापस फिर ऊपर कितना जाएगी, अब e टाइम्स ऑफ h, यानी कि क्या लिखा जा सकता है इसको लिखा जा सकता है e²h। क्लियर है। फिर वापस नीचे गिरेगी उतने हाइट से, e²h से गिरेगी वापस, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे ही तो ये सीरीज चलती चली जाएगी, ये सीरीज चलती चली जाएगी। इसीलिए जब सम करेंगे इन्फिनाइट नंबर का तो क्या आएगा, h प्लस, अब यहां से एक बार गिरने के बाद ऊपर जाना है और ऊपर से नीचे आना है, मतलब जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे आओगे, हर टर्म डबल हो जाएगी। तो e × h प्लस e² × h प्लस e³ × h, ऐसे चलता जाएगा टिल इन्फिनिटी, ऐसे जीपी बनेगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, देखो इसको। मान लेते हैं e की वैल्यू मैंने मान ली कितनी है, हाफ, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, अब इसको अगले पेज पे बना के दिखा रहा हूं। e की वैल्यू हो गई हाफ, तो मान लो अगर कोई बॉल ऊपर से गिरी है 20 मीटर की हाइट से, तो पहली बार जब गिरेगी तो हाफ ऊपर जाएगी, यानी कि 10 मीटर तक ऊपर जाएगी, हाफ ऑफ 20, ठीक है, 10 मीटर ऊपर जाएगी। इसको लिख भी दे रहा हूं साइड में अलग कलर से, 10 मीटर ऊपर जाएगी। वहां से वापस नीचे गिरेगी तो 10 मीटर ही गिरेगी, फिर वापस ऊपर जाएगी तो 5 मीटर, फिर ऊपर से गिरेगी नीचे 5 मीटर, फिर ऊपर जाएगी 5/2 2.5, फिर नीचे आएगी 5/2, ऐसे करके आगे जाती जाएगी। तो अगर आप सम लोगे तो आप पहले 20 लिखोगे, फिर लिखोगे क्या, फिर लिखोगे 10, लेकिन 10 एक बार नहीं आ रहा है, 10 2 बार आ रहा है, तो आप क्या क्या करोगे, 2 लगा के पूरा ब्रैकेट लगा दोगे, क्योंकि आगे की सारी टर्म्स डबल आएंगी। तो 10 + 5 + 5/2 और आगे चलते जाओगे। तो मेरी जान, जो बच्चे कंफ्यूज हैं उनको बता दूं, तुम्हारी जीपी सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर है,
जीपी जो है वो सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर है, तो आपको क्या करना है, जीपी को सॉल्व करना है। 20 + 2 टाइम्स, अब फर्स्ट टर्म क्या है जीपी का 10, 10 डिवाइड बाय रेशो क्या है 5/10, हाफ, 1 - हाफ, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 + 2 टाइम्स ये 10/हाफ कितना होता है 20, क्या आ गया आंसर 16। क्लियर है, कोई डाउट है क्या इसके अंदर? भाई ये इसमें कोई डाउट है क्या, जल्दी से बता दो क्लियर है कि नहीं है? कई सारे बच्चे बार बार पूछ रहे थे आप यहां पे 2 क्यों मल्टीप्लाई करते हो? अरे जब बॉल गिरी है नीचे तो वापस भी तो जाएगी, गिरी है ऊपर जाएगी तो ऊपर से नीचे आएगी, तो जाने का 10 आने का 10 डबल हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो अब फटाफट। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मोशन, भाई ये वाली बात मैंने सिर्फ यहां इसलिए रखी है बोर्ड पे कि आपको मैं क्लियर कट बता सकूं, जब मैं मोशन पढ़ाऊंगा तो ये क्वाड्रेटिक 10 बार 20 बार 40 बार यूज होगा। और देखो अगर फाइनाइट जीपी होता है तो उसके सम का फॉर्मूला ही डिफरेंट है, फाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला ही डिफरेंट है। ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली क्या फिजिक्स में फाइनाइट जीपी का कुछ खास काम नहीं आएगा, मोस्टली आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बट अगर फाइनाइट है एन टर्म तक है तो फॉर्मूला तुम जानते हो a × r⁻n−1 डिवाइड बाय r−1, ये फॉर्मूला लगा लो फाइनाइट टर्म के लिए। ठीक है, अब आ गए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पे, अब आ गए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पे। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अभी तक बहुत लोग को दुख और दर्द दे रहा है, फिर से बोल रहा हूं, बस भाई इतना ही याद रखना है 1 + x⁻n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx, ये n उतर के मल्टीप्लाई हो जाता है, उतना ही है। अब इसमें एक बच्चे ने पूछा सर, एक बच्चे ने बहुत प्यारा डाउट पूछा, सर आप कह रहे हो x <1 है, तो अगर सर x की वैल्यू -3 होगी तो सर ये तो 1 से कम है ना। अरे भाई mod x चाहिए <1, मतलब वैल्यू चाहिए -1 से +1 के बीच का, और वो भी बहुत छोटा, जैसे कि यहां लिखा हुआ है mod x चाहिए किस टाइप का, मच <1 चाहिए। mod x जनरली किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू, जनरली इक्वल टू, मतलब या इक्वल टू बोलूं या छोटा बोलूं, इट शुड बी <0.01, इससे छोटा चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं सर, इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको देखो ये सारे फॉर्मूले लिख दिए मैंने, ये फॉर्मूले याद कर लो। अगर 1 + x⁻1 है तो 1 + x हो गया, 1 - x⁻1 है तो ऑब्वियसली 1 - x हो गया। अब इसके अंदर अगर 2 आ गया तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 + x⁻2 तो 1 + 2x, 1 + x⁻½ तो 1 + ½ टाइम्स x। अगर कोई लिख दे 1 - 0.002 पावर लिख दे भाई -7/2, कुछ भी कर दे यार, अगर ये नंबर इस 1 से बहुत छोटा है तो क्या करना है मेरी जान, 1 लिखना है, फिर जो साइन है वो लिखना है। देखो हैंड होल्डिंग पूरी कर रहा हूं, माइनस को माइनस बना दिया, उसके बाद ये पावर को पूरा प्योरली उतार लो, -7/2, बहुत बढ़िया, और ये नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 0.002, खतरनाक, खेला खत्म। ये है आंसर, तो हो जाएगा 1 + -7 × 0.001, आंसर आ गया 1.007। जेम्स बॉन्ड। रिबाउंड जीपी में पहला टर्म, भाई मैं माथा पीट लूंगा अपना यार, ये पहला टर्म है यार, क्या कर रहे हो? पहला टर्म क्या होता है, जहां से जीपी चालू हो रही है भाई, ये 20 और दूसरा टर्म भी 20 है, पहला टर्म 20 है, दूसरा भी 20 है, ये 20 और ये 10 ऊपर और 10 नीचे, ये भी 20। भाई 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 आज तो दिमाग खराब हो गया भाई। ये 20 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5/2 + 5/2। अरे भाई पहला टर्म क्या नहीं दिख रहा तेरे को भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये हो गया 20। अब ये तो जीपी है नहीं, ऐसे डबल लेके जीपी तो बनाएंगे नहीं, डबल लेके जीपी तो बनाएंगे नहीं, इनको जोड़ दिया यार सबको, क्या हो गया, ये 20, ये हो गया 10, ये हो गया 5। अब देख
ये 20/20 1 होता है, ये 10/20 हाफ होता है, ये 5/10 हाफ होता है। तो जीपी यहां से शुरू हो रही है भाई, यहां से शुरू हो रही है जीपी, पहला टर्म छोड़ के जीपी चालू हो रही है। पागल कर दिया एकदम, जीपी का पहला टर्म समझ में नहीं आ रहा। ये जीपी है ही नहीं। समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हो यार। क्लियरली बोल दिया, पागलों की तरह बोले जा रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर वाला जीपी है, तो ये हुआ ना पहला टर्म। ये देखो बहुत ही सिंपल तरीके से क्या आ गया अपना बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इतना सिंपल नियम बता दिया बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का। क्या बता दिया? 1 माइनस 0.002। देख बेटा, पावर -7/2 है, -7/2 है। कुछ भी नहीं करना है, एकदम हाथ पकड़ के सिखा रहा हूं। माइनस का माइनस लगा, पूरी पावर को नीचे उतार ले, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा। यही बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है। और लास्ट इसके बाद अभी टाइम है अपने पास 5 मिनट का। उसके बाद कुछ कॉमन डाउट, कुछ बेसिक डाउट भी अपन ले लेंगे, ठीक है ना। देख, किसी बच्चे ने पूछा है सर मुझे समझ नहीं आता, कहां गया वो? अरे एक तो ये भी मिल गया। देख, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस करवाया है, लेकिन वो तो प्लस होता है। तुझे बहुत कॉन्फिडेंस है प्लस होता है, कहां से पढ़ के आ रहा भाई? प्लस होता है, कुछ भी होता है। सर ये तो ठीक है, प्लीज हेल्प वेयर टू टेक V0। इसको आंसर करेंगे अभी। क्या पूछ रहा है? हाँ, ये साइन कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, बॉल ऊपर जा रही है, बॉल नीचे जा रही है। देख, सारी चीज लिख दी है मैंने। चूज अपर एंड राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। अब जैसे एक्सेलरेशन जी का नीचे है, तो एक्सेलरेशन को मैं -g ले लूंगा, दैट्स इट। एक्सेलरेशन का -g ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद एक बात और लिखी हुई है मैंने। देख, अगर बॉल को ऊपर फेंका गया है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। मतलब अगर बॉल को ऊपर फेंका गया है, वेलोसिटी उसकी ऊपर की तरफ है, तो क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद देख, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो -g ले ले। और एट पीक मतलब जब बॉल ऊपर जाके यहां रुकेगी और रुक के वापस आएगी, तो रुकती है ना, तब वेलोसिटी 0 ले लेते हैं। जब ऊपर रुकती है तब वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब देख, कॉमन मिस्टेक क्या करता है एक बालक क्या कॉमन मिस्टेक करता है? चेंजिंग साइन मिड प्रॉब्लम। जैसे कि बालक को समझ में आ गया, ठीक है सर, ऊपर फेंका, यू पॉजिटिव लिया सर, उसके बाद सर नीचे वाले एक्सेलरेशन को -g लिया सर। अब वो बच्चा जब तक ऊपर जा रहा है तब तक तो ठीक है, उसकी कंफ्यूजन चालू होती है जब ये ऊपर से नीचे आता है। तब क्या बोलता है वो? 9th क्लास में पता नहीं क्या सीख के आया होता है। वो बोलता है अच्छा अब तो नीचे जा रहा है, अब तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है, अब तो ग्रेविटी को पॉजिटिव ले लो। नहीं लेना है भाई। एक बार अगर जी नीचे को नेगेटिव लिया तो हमेशा नेगेटिव लेना है। ये सारी बातें काइनेमैटिक्स में जो मेन चैप्टर है फिजिक्स का पहला, उसमें हम फिर से पढ़ेंगे। तो अब प्लीज बेसिक मैथ्स पे ध्यान दीजिए, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। साइन कन्वेंशन पूरा पढ़ाया जाएगा फिर से। अभी H2O पिएंगे यार। अभी ये क्या खून जला दिया तुम लोगों ने, 20 ग्राम यार। जूस भिजवा दो मेरे लिए फटाक से जल्दी, अनार का। चलो तुम लोग इतना कह रहे हो तो पानी पी लेता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो। अरे वाह, ये तो खत्म ही हो गया। चलो खत्म हो गया। बहुत सारे आप लोगों ने अच्छे मेरे लिए शब्द भी लिखे, मैं बहुत खुश हूं, आप लोग से बहुत प्यार करता हूं। और बस इतना ही, आप इससे ज़्यादा तारीफ नहीं कर पाऊंगा, हाँ, लेकिन बहुत प्यार करता हूं, ठीक है।
तो अब कुछ वो बातें जो मैंने अलग से नोट करी हैं, आप लोग के डीएम्स में से निकाल के लाया हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या संडे को टेस्ट है? सबसे पहले क्या संडे को टेस्ट है? भाई मुझे आम बहुत पसंद है, अगर तुम लोग के किसी के आम के बाग हो तो प्लीज मुझे डीएम करें। इस गर्मी में मुझे बहुत सारे आम चाहिए, मैं हर गर्मी में बहुत सारे आम खाता हूं। भाई मैं खुद यूपी से हूं, आम का बहुत बड़ा प्रेमी हूं। मेरे दादी ने बाग लगाया था, वहां से आम तोड़ के उसको खुद पका के खाता हूं। तो अगर तुम्हारे पास बाग है तो प्लीज मुझे रीच आउट करें, मैं आम खाने के लिए जरूर आऊंगा। चलिए अब देखो संडे टेस्ट है या नहीं, उसके लिए ये तो खैर अपना सारा एक बार समरी है, हालांकि मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, बट आप लोग के लिए लिख दिया मैंने सारी बातें यहां पे शॉर्ट में, जिससे आपको एक बार देखने से आइडिया लग जाएगा कि सर ने आज क्या क्या कवर किया डाउट में, ठीक है। चलिए सारे डाउट सॉल्व हो गए भाई। और ये देखो पढ़ते रहो, सवाल पूछते रहो, जेई क्रैक करोगे। अगर सवाल नहीं पूछोगे क्रैक नहीं करोगे। एक बालक बोल रहा है सर हमने सवाल पूछा आपने डांट दिया, आप तो कह रहे हो पूछते रहो। भाई सवाल ऐसा पूछना है कि खून ना चूसो, मतलब एकदम मास्टर का। एक बात बता चुके हैं बाइनोमियल, उसके ऊपर मतलब वो जीपी, और जीपी अभी तक चलती आ रही है। सवाल पूछो, उसके आगे एक लाइन मुझे और लिखनी थी कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में सीख जाओ, 15 बार मत लगाओ वरना नहीं क्रैक होगा। 15 बार लगाओगे तो नहीं ले जा पाएंगे, 3-4 बार इतना होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाक से एकदम आखिरी 4-5 मिनट। तो एक बच्चे ने पूछा मोशन फिर से करवाओगे? मोशन में ये सारे ग्रेविटी वाले सवाल आप क्या फिर से करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे जी, एकदम जरूर से करवाएंगे। जीपी वाले, एपी वाले, मोशन के अंदर सारे सवाल करवाएंगे। चलिए सर ग्रेविटेशन हमारे स्कूल में जल्दी हो जाएगा और अपने स्केड्यूल में बाद में हो रहा है तो उसका क्या करना है? तो मेरी जान, अगर तेरे स्कूल में जल्दी हो जाएगा तो उसकी टेंशन कौन लेगा? है कौन लेगा? तेरा भाई लेगा, और कौन लेगा? ठीक है, मैं करवा दूंगा हमारे स्केड्यूल से हट के। जब आप स्कूल के एग्जाम आने वाले होंगे, जब मुझे पता है स्कूलों में ग्रेविटेशन कब पूछा जाता है, उसके 1-2 हफ्ते पहले मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के तुम्हें स्कूल लेवल की ग्रेविटेशन निपटा दूंगा। ठीक है, खुश हो? अब तकलीफ कोई नहीं आने देंगे। सर एक बच्चा पूछ रहा है स्कूल का सिलेबस अलग चल रहा है, आपका सिलेबस अलग चल रहा है, तो कैसे मैच होगा? बेटा हम बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी टेंशन मत लो, समर हॉलीडेज में हम उनसे आगे निकल जाएंगे और वो जो करा रहे हैं उस पर हम अभी आने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। सर स्कूल के एग्जाम हो रहे हैं, उसका क्या करना है? बेटा उसके लिए थोड़ा सा अभी फाइट मार ले, थोड़ा सा पढ़ ले, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तेरे को मतलब एकदम टॉप मार देना है। तू इतना पढ़ ले कि तू अपने स्कूल के एग्जाम में अच्छा कर ले जाए, डिसेंटली अच्छा कर ले जाए। बाकी हम सब कवर करवा देंगे और इसी पैटर्न पे ही लोग तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, क्या वो फिर आईआईटी नहीं निकालते हैं? उनका 12th का एग्जाम नहीं होता है क्या? तो तुम अभी स्कूल में तुर्रम खां बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें सब सिखाया जाएगा, सब्र करो, विश्वास रखो। एक बच्चे ने पूछा है क्या डीपीपी और मॉड्यूल के सवालों को भी हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन की मतलब उसमें डाउट सॉल्विंग बुक में लिखना है क्या? डीपीपी के सवाल, उसके ऑप्शन कॉपी मत करो, सवाल का नंबर लिखो, सॉल्यूशन लिखो, ओवर। डीपीपी मॉड्यूल के सवाल मत लिखो भाई। और अभी जो बहुत तेजी से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत हार्ड, ठीक है, तो ये बहुत हार्ड हो रहा है। व्यवस्था करी जा रही है, व्यवस्था बिठा रहे हैं आपके लिए। उसके बाद स्कूल के एग्जाम, हाँ स्कूल सिलेबस मिशन जीत के सिलेबस में अंतर है, बता दिया मैंने आपको
कि आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, अभी थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट समर वेकेशन के बाद हम लोग आगे ही होंगे। और ग्रेविटेशन भी मैं अलग से करवा दूंगा आपको, 2 बार पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन, 2 बार, एक बार जेई लेवल का और एक बार स्कूल के लिए पढ़ा दूंगा। डीपीपी के सवाल मत लिखो, मॉड्यूल के सवाल मत लिखो। एक आ गई बात संडे के टेस्ट की, तो भाई संडे का टेस्ट यही है तुम्हारा सरप्राइज। संडे का टेस्ट हो गया है पोस्टपोन्ड। अरे भैया मैं तो इतनी मेहनत कर रहा था, आपने पोस्टपोन्ड ही कर दिया। हाँ बेटा कर दिया, क्योंकि कई सारे नए बच्चे हमसे जो जुड़े हैं आफ्टर 10th बोर्ड का रिजल्ट, उनको थोड़ा टाइम चाहिए, उनको टाइम चाहिए अपना बैकलॉग कवर करने के लिए, उनको टाइम चाहिए थोड़ा पढ़ने के लिए, तो उनके लिए उनका ध्यान रखते हुए 1 वीक आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सिलेबस इस वीक तक जो कवर हुआ था वही रहेगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, यही सरप्राइज है भाई, यही सरप्राइज है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, कई बच्चों ने अपने घर के बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है। इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है। बहुत खुशी हुई, कुछ बच्चों ने मेहनत कर करके अपना बैकलॉग सारा निपटा दिया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि ये वो बच्चे हैं जो आगे इस जर्नी में बहुत लंबा जाने वाले हैं, बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। यही डेडिकेशन चाहिए। और आप मुझसे मत पूछो कैसे खत्म होगा बैकलॉग। बैकलॉग भाई जहर है, जहर। 2 दिन 3 दिन जाग के भी करना पड़े, जल्दी निपटा दो भाई, इसको जल्दी निपटा दो। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ाई वढ़ाई करते रहो भाई, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान तुम्हारे भैया कर देंगे। भरोसा रखो, प्यार बरसाते रहो। और भाई तुम्हारे प्यार में कमी हुई ना, बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं यार दोस्त, है ना, तेरे लिए कर रहे हैं। बहुत ईमानदारी से पढ़ना है मेरी जान, बहुत मेहनत करनी है, माँ बाप को प्राउड फील कराना है, मुझको प्राउड फील कराना है। और सबसे पहले ये तेरे को खुद के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तूने 11th 12th के अंदर ऐसी मेहनत कर ली जी तोड़, तेरे को मालूम है जीवन में ना कभी तेरे को डर नहीं लगेगा, कभी कोई एग्जाम तेरे को डरा नहीं सकेगा। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने देखे हैं वो लड़के जो 11th 12th में मक्कारी करते हैं, वो जीवन भर एग्जाम से डरते हैं, पता है। लेकिन अगर तूने ये 2 साल अच्छे से मेहनत कर ली ना, जीवन के सारे एग्जाम तेरे लिए छोटे हो जाएंगे। क्योंकि ये जो मेहनत मांगता है ना मेरे दोस्त, मेरी जान, ये जो मेहनत मांगता है ना एग्जाम, ये करने में ना हालत खराब हो जाती है, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन मेरी जान, मैं जानता हूँ तू कर ले जाएगा, तेरे पास है वो एक्स फैक्टर, तू कर सकता है। तू बस ना डर रहा है थोड़ा सा। एक बार आंखें बंद कर और सोच, वो दिन सोच जब आईआईटी के गेट के सामने खड़ा होगा तू खड़ा होगा भाई, मैं तो एकदम फील ले रहा हूँ गेट के सामने। और जो बवाल रील उस दिन कटेगी ना तेरी, मजा आ जाएगा। तो बहुत मेहनत करनी है मेरी जान, डरना नहीं है, करते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज भाई अलविदा लेता हूं, बहुत सारे प्यार के साथ। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।